आइए अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद में हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हुए दिखाई देते हैं ट्रोफोब्लास्ट पर, ठीक है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विल्लाई। अब इन कोरियोनिक विल्लाई को चारों तरफ से सराउंड करता है यूटेराइन टिश्यू। यूटेरस का जो टिश्यू है वो चारों तरफ से इन कोरियोनिक विल्लाई को घेर लेता है और मैटरनल ब्लड का कांटेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है जब मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में हमारा जो यंग एम्ब्रियो है वो आने लगता है। द कोरियोनिक विलाई एंड द यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। तो जो कोरियोनिक विलाई है वो किसका पार्ट है? फीटस का, है ना, उसका ग्रोइंग एम्ब्रियो का पार्ट है वो। एंड जो यूटेराइन टिश्यू है वो किसका पार्ट है? मदर का पार्ट है, ठीक है ना। तो बेबी का और मदर का जो है जो टिश्यू है वो कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गया है। एंड जॉइंटली दे विल फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा। और दोनों मिलकर के अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्लेसेंटा कहाँ डेवलप हो रहा है? यहाँ पर इस तरह देखिए प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस पार्ट, उस प्लेसेंटा को बनाने में किसका रोल है? इस प्लेसेंटा को बनाने में कोरियोनिक विल्लाई का भी रोल है, तो हमारे यूटेराइन टिश्यू का भी रोल है, मदर का। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेंटा का काम क्या है। इट विल फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सम अदर वेस्ट्स विच आर क्रिएटेड इन द एम्ब्रियो। तो ये सारे काम जो है प्लेसेंटा करने वाला है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के साथ जोड़ती है, ठीक है। कहाँ पर है देखते हैं। So this is the umbilical cord which joins this placenta with the embryo. Okay. So placenta also acts like endocrine tissue because it produces various hormones such as human chorionic gonadotropin. तो ये इम्प्लांटेशन के दूसरे दिन से ही आप जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को रिलीज होते हुए देखना शुरू कर देंगे। जो ट्रोफोब्लास्ट था, जैसे ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये बाहर वाली जो लेयर है, इसके जो सेल्स थे यही HCG का सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, HCG स्टार्टिंग से ही आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर प्लेसेंटा इसको और बेहतर तरीके से रिलीज़ करता है ना। तो HCG को ही आप देखते हो जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो HCG का रिलीज़ चेक करते हो। तो HCG रिलीज़ करता है ये, और क्या, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन, एस्ट्रोजिन, प्रोजेस्ट्रोजिन, ओके, इन सबको रिलीज़ करने का काम प्लेसेंटा करता है। और लेटर फेज़ में हमारी ओवरी भी हेल्प करती है हार्मोन के रिलीज़ में, जिसका नाम है रिलैक्सिन। तो प्लेसेंटा का हार्मोन आपने यहाँ देखे ऊपर, और ओवरी का हार्मोन जो है वो है रिलैक्सिन। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy. जबकि ये जो प्रोजेस्ट्रोजिन है और एस्ट्रोजिन है ये तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना। फीमेल में एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्ट्रोजिन तो आपको वैसे भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनके बारे में पढ़ा होगा। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो प्रोजेस्ट्रोजिन है, ठीक है ना। लेकिन HCG, HPL और रिलैक्सिन के बारे में आप अभी पढ़ रहे हो, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आते हैं। रिलैक्सिन आता है ओवरी से और HCG, HPL आते हैं प्लेसेंटा से। In addition, during the pregnancy, the levels of other hormones such as estrogen and progesterone, the cortisol, prolactin, thyroxine increase several folds in the maternal blood. तो मदर के ब्लड में आप थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ते हुए देखोगे, प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ते हुए देखोगे, कॉर्टिसोल उसका अमाउंट बढ़ते हुए देखोगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन इनका अमाउंट बढ़ते हुए देखोगे, है ना। तो ये ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा और इनका प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मदर के लिए अब
फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करना एक टास्क है, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होने लगेंगे मदर में, और उसको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना है, इसीलिए इन हार्मोन्स का लेवल आप बढ़ते हुए देखोगे। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट्स। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, जो इनर सेल मास है हमारा वो डिफ्रेंशिएट होता है, एंड वी सी द डेवलपमेंट ऑफ germ layers. Okay, the outer germ layer is called as ectoderm, the inner layer is called as endoderm, and then we see the development of mesoderm in between the ectoderm and endoderm. पिछले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्टोडर्म इपीब्लास्ट से डेवलप हुआ, हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म डेवलप हुआ, उसके बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हुआ, और फिर हमने देखा कि थर्ड जर्म लेयर एग्जिस्टेंस में आई जिसका नाम है मीजोडर्म। ओके, तो ये तीनों लेयर जब डेवलप हो रही होती हैं तो अब हम बोलते हैं क्या हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन। ओके, बिकॉज देखिए पहले आपने क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले पढ़ा जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फिर क्लीवेज होता है, CLEAVAGE। ओके, क्लीवेज होता है, यानी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, जिसमें नए सेल जो बनते हैं वो ग्रो नहीं करते एकदम से, उनका साइज छोटा छोटा रहता है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, मोरुला आता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, 8 से 16 सेल स्टेज, और ये सॉलिड बॉल होती है। उसके बाद फिर क्या आता है, ब्लास्टुला आता है, ठीक है ना, जिसमें हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कि ब्लास्टोसील होती है, ट्रोफोब्लास्ट होता है, एक्सटर्नल लेयर है ना पूरी की पूरी, और फिर हमें इनर सेल मास दिखाई देता है, एंड देन वी सी गैस्ट्रुला। ओके, लास्ट में। तो ये पूरा का पूरा अपना चार्ट है जो ध्यान रखना है। गैस्ट्रुला का मतलब है कि अब वो तीनों लेयर यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई हैं, जिनको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहते हैं, जिससे कि आगे चल के क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर that the inner cell mass contains cells which are called as stem cells and which have the potency to give rise to all tissues and organs in the body. तो देखो जो ये स्टेम सेल्स हैं जो हमारे इनर सेल मास में थे, इनके पास एबिलिटी है हमारे पूरी बॉडी को डेवलप करने की, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पूरा इवेंट समझ में आ गया होगा, देखो सीरीज से हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है डेवलपमेंट, है ना। तो अब पढ़ते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। तो उससे पहले आप ये जान लो कि हमारी प्रेगनेंसी कितने मंथ तक चलती है, 9 मंथ्स तक चलती है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे कैसे क्या होता है, कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 महीने के बाद हार्ट का फॉर्मेशन। ओके, तो फीटस की ग्रोथ का साइन जो है, हार्ट साउंड्स को लिसन करते ही डॉक्टर्स बताना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 1 month। By the end of the second month, we see the development of limbs and digits, यानी हाथों पैरों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उंगलियों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। By the end of the 12 weeks, 12 हफ्ते पूरे होने पर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने पूरे हो जाने पर आपको दिखाई देता है कि जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जितने भी हैं वो डेवलप हो रहे हैं, बन चुके हैं, जैसे कि लिम्स बन चुके हैं, है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स यानी जो मेल या फीमेल का जो पता है वो लगाना संभव हो जाता है 3 महीने के आसपास, ठीक है ना, वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th month। तो जो 5वां महीना होता है उसमें हेयर आपको उसके बेबी के हेड पर डेवलप होते हुए दिखेंगे, एंड उसके मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर देगा बच्चा पेट में, और उसके हेयर भी हेड पर आने लग जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 24 वीक्स पूरे होने पर, यानी 6 महीने पूरे होने पर लगभग आप देखेंगे पूरी बॉडी
हल्के हल्के बालों से यानी फाइन हेयर्स से कवर हो जाएगी। आईलिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, आई लैशेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स, 9 महीने पूरे होने पर फीटस पूरा डेवलप हो जाएगा और वो बेबी जो है डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके, जस्ट वेट। Now is the last part of this chapter, that is parturition and lactation. तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी का टाइम है वो पता है 9 मंथ्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है हम देखते हैं वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटिरस विल एक्सपेल द बेबी आउट ऑफ द बॉडी। तो हमारे यूटिरस के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि बेबी बाहर बॉडी से निकल जाता है, एक्सपल्जन हो जाता है जिसका। इस प्रोसेस को हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन। तो पार्ट्यूरेशन को जो करवाने का काम है ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है, यानी इसमें हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है। द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। एक बार फीटस पूरा डेवलप हो गया है तब जाकर के सिग्नल्स बॉडी को मिलते हैं कि अब ये पार्ट्यूरेशन शुरू होना चाहिए। एंड हमारा प्लेसेंटा भी ये सिग्नल देना स्टार्ट करेगा। तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों ये सिग्नल देंगे और क्या होगा, धीरे धीरे हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे यूटेरस की वॉल में। माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस विल स्टार्ट, जिसको हम बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो स्मॉल contractions will start in the uterus. This triggers the release of oxytocin. ऐसा जैसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स अगर स्टार्ट हो जाएगा, यानी हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस पिट्यूटरी ग्लैंड से? मदर के। एंड जो ऑक्सीटोसिन है उसका काम होता है स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा, यूटेराइन मसल पर जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करा देगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। देखो इनिशियली कैसे कॉन्ट्रैक्शंस हुए थे, माइल्ड हुए थे। इनिशियली वी सॉ द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इन द फीटल इजेक्शन reflex, then we saw the release of oxytocin from the maternal pituitary, and then we saw the stronger uterine contractions which in turn stimulate further the secretion of oxytocin. तो क्या होगा, जो हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो और तेज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी उतना ही स्टिमुलेट होता चला जाएगा। एंड दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, and this leads to the expulsion of baby out of the uterus through the birth canal, and it is called as parturition. तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो आपके सामने समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो अपना जो डेवलप्ड बेबी है वो सिग्नल देता है, और प्लेसेंटा भी सिग्नल देता है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएं। तो ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फिर हमारा जो है पिट्यूटरी रोल प्ले करता है, और पिट्यूटरी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करता है, और वो ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, और फिर एक साइकिल बन जाता है और कॉन्ट्रैक्शन और तेज़ और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली बेबी बाहर आ जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को पार्ट्यूरेशन में दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर्स क्या इंजेक्ट करेंगे, है ना। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्रेगनेंसी में ना मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, और ये कह सकते हैं कि वो भी डेवलप होते चले जाते हैं और मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड इससे वो मदर जो है वो लैक्टेशन करा सकती है, तो लैक्टेट करा सकती है, फीड करा सकती है बेबी को। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ओके, सो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज नोन एज कोलोस्ट्रम, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज़। इसलिए कहते हैं कि जो मदर मिल्क है
पहले कुछ दिनों का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं बेबी को। पैसिव इम्यूनिटी, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिल जाती हैं जिससे कि उसकी रक्षा होती है इनिशियल डेज़ में। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल डेज़ में बेबी के लिए। तो आई थिंक हम लोगों ने अपना ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।